वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं की वर्ड्स। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 13 जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक। तो चलो एक काम करो, जल्दी से क्या करोगे, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। क्यों? क्योंकि ये वो वर्ड्स है जो किस में लिखे रहते हैं? मार्किंग स्कीम में लिखे रहते हैं। मतलब मैम जब भी कोई क्वेश्चन पेपर या आंसर दिया हुआ और सीबीएसई की तरफ से क्या आएगी? एक मार्किंग स्कीम आएगी। मार्किंग स्कीम में अगर उस टॉपिक के कुछ कुछ रिलेटेड वर्ड्स तुमने नहीं लिखे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए वो वर्ड्स अपने आंसर में मेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि आधा मार्क्स भी ना कटे। तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला वाला, तो अगर उन्होंने पूछा कि इकोलॉजी क्या है तो या फिर उसके लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, तो वापस उसमें टोटल कितने हैं? 5 वर्ड्स है। नाम ही क्या है इस चैप्टर का? ऑर्गेनिज्म। तो जल्दी बताओ, एक ऑर्गेनिज्म आया, उसी के अब हम 4 लेवल्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म आया, उसी के जैसे बहुत सारे आ गए, सेम स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर आ गए। क्या बोलोगे उसको? पॉपुलेशन। उसके बाद पॉपुलेशन एक जगह पे है, एक पर्टिकुलर जगह पे, दूसरी जगह की पॉपुलेशन है, तीसरी जगह की पॉपुलेशन है, तो इनको हम इंडिविजुअल क्या बोलेंगे? कम्युनिटीज। अब यही कम्युनिटी साथ में मिलकर इंटरैक्ट कर रही हैं, अपने अपने नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। क्या बोलेंगे उसको? इकोसिस्टम। और जब सारे इकोसिस्टम एक साथ पढ़ने लगोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? बायोम्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ हमारे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, तो हम क्या बोलेंगे? 5 लेवल है। देखो वापस 5 बहुत कमाल की चीज है ना। सबसे पहले इंडिविजुअल, मेरे जैसे बहुत सारे, मतलब ऑर्गेनिज्म। अब अलग अलग और ऑर्गेनिज्म, फिर मेरे जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अलग अलग जगह की पॉपुलेशन, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। वही कम्युनिटी अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ, बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रही है, तो इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को कंबाइन कर दो, एक बड़े लेवल पे देखने लगो तो बायोम्स। ठीक है, क्लियर हुआ उतना? चलो अगला आगे बढ़ते हैं कि अब कंपोनेंट्स क्या है। जैसे अभी हमने बोले कि इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 2। मैंने बोला बायोटिक, एबायोटिक। तो एबायोटिक मतलब क्या? अब जिसमें आते हैं सारे नॉन लिविंग, या फिर करेक्ट वर्ड है फिजियोकेमिकल सारे कंपोनेंट्स आते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, फिजिकल केमिकल कंपोनेंट्स। दूसरा आता है बायोटिक। अब बायोटिक तो तुम्हें पता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया उसमें, मतलब किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। आप बोल रहे हो मैम इसमें वायरस, वायरोइड्स क्यों नहीं बोल रहे हो? तुमको पता है ये बाउंड्री लाइन ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऑर्गेनिज्म अगर बोलना भी है तो उसमें सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। इनके पास तो सेल ही नहीं है भैया, तो कहां से बोलेंगे? फिर भी हम इनको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इनके कारण डिजीज होती है, तो है तो ना, तो माइक्रोब्स में हम इसको जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। पर वैसे तुमको पता है कि ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बाउंड्री लाइन है। जब बाहर आएंगे तो नॉन लिविंग, अंदर आ गए तो लिविंग। चलो अब उसके बाद आते हैं मैम ये हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एबायोटिक में तुमने पढ़ा हुआ है, कौन सा तुम्हारा आ गया? टेम्परेचर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल, उसके बाद और क्या आ गया? और भी बहुत सारी चीजें जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूं। तो इतना हुआ क्लियर कि कंपोनेंट्स कौन कौन से? एबायोटिक और बायोटिक। वहीं पे बायोटिक में एक वर्ड लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में जिसका नाम है नीश। नीश मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो अपने जिस जगह मिला जाएगा या पाया जाएगा। देखो जरा, एक ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशन में वो रह रहा है, जो टॉलरेट कर रहा है, उस जगह उसकी डाइवर्सिटी भी रिसोर्सेज में मिल रही है, उसका फंक्शन है कुछ स्पेसिफिक, और कहां पे? एक इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसी को उसको क्या बोलते हैं? नीश। सीधा सा एग्जांपल दूं, अगर मैंने पूछा तुमको बताओ मेंढक का, फ्रॉग का नीश क्या है, तो तुम बोलोगे मैम लैंड भी है, वाटर भी, मतलब पॉन्ड के आसपास का एरिया, मतलब पॉन्ड भी इंक्लूडेड है और तुम्हारा लैंड भी है। क्यों? एक ऑर्गेनिज्म है जो फ्रॉग है, वो पर्टिकुलर कंडीशन में रह रहा है क्योंकि वो क्या है? एम्फीबियस है नेचर में, इसलिए उसको पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो ये हो गई कंडीशन जहां पे वो क्या कर रहा है? जिंदा रह रहा है, टॉलरेट कर रहा है, और साथ में अपने आसपास की डाइवर्सिटी के साथ भी रह रहा है, और उसका कुछ अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन है। हाँ है ना, वो फूड चेन का एक पार्ट है, फूड वेब का पार्ट है, वो एनर्जी साइकिल बढ़ाने में काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वो एक उसका खुद का फंक्शन है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है। किसमें? हमारे इकोसिस्टम में, तो इकोलॉजिकल सिस्टम में। तो अगर वर्ड नीश पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुमको ये सारे वर्ड मेंशन करना जरूरी है। चलो अगले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने बोला एबायोटिक फैक्टर, तो पहला एबायोटिक फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर के बेस
बेसिस पे, जो इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब मैम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना टेम्परेचर, वो झेल सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, यूरीथर्मल। और दूसरे इसका जस्ट उल्टा, कि जो ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर को झेल नहीं सकते, तो मतलब बहुत नैरो रेंज है, तो क्या बोलेंगे उनको, स्टेनोथर्मल। तो देखो जरा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो टॉलरेट कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, यूरीथर्मल। वापस बायोलॉजी में यूरी या यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, जो एक्चुअल में झेल सकते हैं। जैसे यू तुमने सुना है पहले यूकैरियोटिक में, ठीक है, तो यूकैरियोट, कैरियोट का मतलब क्या था वहां पे, न्यूक्लियस, और यू मतलब क्या, ट्रू, जो जिनका एक्चुअल में न्यूक्लियस है। अब प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, या प्रो का मतलब क्या होता है, पुराना। अब वो प्रोफेशनल का मतलब नहीं होता है ना, तो जैसे मैक्स प्रो, तो भैया प्रो मतलब बायो में प्रो प्रोफेशनल नहीं है, प्रो मतलब प्रिमिटिव है, या प्रोटो मतलब प्रिमिटिव है, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि जो ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को झेल नहीं सकते, तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर जिनमें टॉलरेंस पावर है उनको क्या बोलेंगे हम, स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल में कौन आता है, जनरली वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सके, ये कर सके होम्योस्टासिस, या फिर जो है होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म या रेगुलेटर, जिसमें बर्ड्स एंड मैमल्स आती है। बाकी जो भी बच गए सब के सब किस में आए, स्टेनोथर्मल। जैसे तुमने देखा होगा फिशेस को, है ना, तुम्हारे घर पे एक्वेरियम है, तुमने जस्ट ऑब्जर्व किया होगा, या जिसके घर में एक्वेरियम उनका सुना होगा, जरा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाए, फिशेस बोलते हैं हम तो निकल रहे भैया, मतलब मर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। और जो ज्यादा रेंज झेल सकते हैं जैसे हम हो गए, ठीक है। अब हम, ये अलग बात है कि हमको मैम पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी हो रही है, हाँ सब हो रहा है, हाँ बोलोगे मैम पर लोग कुछ मरते भी तो हैं, हाँ पर कुछ लोग हैं, पूरा का पूरा पॉपुलेशन नहीं गायब हो रहा है। तो हम किस में आते हैं, हम आते हैं यूरीथर्मल में। वापस जो ऑर्गेनिज्म यूरीथर्मल है वो क्या है, वार्म ब्लडेड है, और क्या है वो, दूसरा नाम होम्योथर्मिक। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, होम्योस्टासिस। कैसे कर रहे हैं, बाय ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। हुआ क्लियर, ये चीज मैं वापस रिपीट करूंगी थोड़ी देर बाद, तो पर चाहो तो तुम अपने आंसर में ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। चलो, दूसरा जो एबायोटिक फैक्टर है वो क्या है, वाटर। अब बोलेगे मैम वाटर के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, वाटर में क्या रहता है, डिसॉल्व सॉल्ट्स। तो अगर किसी का सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा टॉलरेंस पावर है, तो वापस अब सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, हेलाइन। तो जो ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूरी हेलाइन। जो कम रेंज टॉलरेट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, स्टीनो हेलाइन। जो मतलब आप बोल सकते हैं मैम जो यूरी हेलाइन है उनमें ऑस्मो रेगुलेशन बेटर है एज कंपेयर टू स्टीनो हेलाइन। बिल्कुल सही। जैसे कुछ फिशेस होती है जो यूरी हेलाइन रहती है, जो एस्चुरीज में मिलती है, मतलब वो सॉल्ट वाटर फिशेस भी होती है, फ्रेश वाटर भी होती है, तो देखो कितना बड़ा रेंज वो टॉलरेट कर पा रही है, तो वो किस में आ गई, यूरी हेलाइन। और मेजॉरिटी फिशेस क्या रहती है, स्टीनो हेलाइन, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगी या तो मरीन वाटर में या सॉल्ट वाटर में रहेंगी। तो चलो देखते हैं वाटर को कैसे हम पढ़ेंगे, बाय सॉल्ट कंसेंट्रेशन। जो सॉल्ट डिसॉल्व रहती है पार्ट्स पर 1000 या पार्ट्स पर मिलियन में। सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा सैलिनिटी या हेलाइन नेचर कहां का रहेगा, जो हमारे लगून्स रहते हैं जिससे हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करें वो सबसे ज्यादा खारे होते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसका रहेगा, फ्रेश वाटर का रहेगा, बट ऑब्वियस, ठीक है। तो सैलिनिटी किसमें मेजर करते हैं, पार्ट्स पर 1000 में। उसी के बेसिस पे दो ऑर्गेनिज्म है, यूरी हेलाइन जो ज्यादा रेंज ऑफ सैलिनिटी का टॉलरेंस शो करते हैं, और जो कम शो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, स्टेनो हेलाइन। हुआ इतना क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं, लाइट। तो मैम लाइट के बेसिस पे वापस ये है तीसरा एबायोटिक फैक्टर। लाइट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को वापस डिवाइड कर सकते हैं। कैसे मैम, ये तो हमको पता है, जो ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करके खुद का फूड बना ले उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। तो बाकी जो बच गए उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। अच्छा एक बात बताओ, ऑटोट्रॉफ को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, तुमने 11th में पढ़ा था। जो लाइट का यूज करे उनको हम ऑटो फोटोट्रॉफ बोलेंगे, मतलब ऑटो तो है, खुद तो खाना बना ही रहे, पर किसकी मदद से, लाइट की मदद से, तो फोटोट्रॉफ, ठीक है। अगर वो खुद का ही खाना बना रहे पर केमिकल यूज कर रहे तो कीमो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, ठीक है। पर अभी उसके बारे में मेंशन नहीं, हमने रिवाइज कर लिया। अब देखो, अब हर एक ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का, अगर मैं ऑटोट्रॉफ की बात करूं तो हर एक प्लांट का क्या होता है, फोटो पीरियड, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट एक्सपोज हुई है, या वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें लाइट एक्सपोज है या लाइट प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोटो पीरियड। हर प्लांट का, हर स्पीशीज का अलग अलग फोटो पीरियड होता है। इसलिए जब तुम देखोगे कि जब विंटर आता है तब लाइट का ड्यूरेशन कम रहता है, तो उस टाइम में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स ही
तभी ग्रो हो पाते हैं। और जब समर आता है तो फोटो पीरियड का टाइम ज्यादा होता है, दिन लंबा होता है ना, दिन लंबा हुआ मतलब क्या, ज्यादा सनलाइट आ रही है, तो ज्यादा सनलाइट आ रही है मतलब उस टाइम फोटो पीरियड चेंज हो गया। तो उस टाइम जो प्लांट्स उग रहे हैं मतलब वो प्लांट्स के, उन प्लांट्स का फोटो पीरियड क्या है, ज्यादा है। तो सिमिलरली जो प्लांट्स अगर समर में लगेंगे उसको उठा के तुम विंटर में लगाओगे तो वो लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा फोटो पीरियड चाहिए एज कंपेयर टू द विंटर वाले प्लांट। हुआ इतना क्लियर? अब बोलोगे मैम ये तो हो गया प्लांट्स का, एनिमल का क्या? एनिमल तो हेटेरोट्रॉफी है, हाँ बिल्कुल सही, पर कुछ एनिमल दिन की प्रेजेंस में अपना डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करते हैं और रात हो जाते हैं तो सो जाते हैं। पर कुछ एनिमल एकदम उल्टे होते हैं, रात को उनकी सारी डे टू डे लाइफ, नहीं बोलेंगे नाइट टू नाइट लाइफ या रूटीन उनका स्टार्ट होता है। जैसे आउल हो गया तो आउल सारी चीजें रात में कराई, या बैट हो गया वो भी चीजें रात में कराई, या बड़े कार्निवोर हो गए वो भी कुछ हंटिंग रात को करते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, उनको नॉक्टर्नल बोलेंगे, और जो दिन में करेंगे उसको डायर्नल बोलेंगे। जैसे ज्यादातर मेजॉरिटी बर्ड्स कैसी है, डायर्नल होती है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में रॉड्स जो है, सेल्स है, वो नहीं होते या बहुत कम क्वांटिटी में होते। तो जैसे अंधेरा हो जाएगा ना उनको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जब दिखेगा ही नहीं तो एक्टिविटी क्या करेंगे, वो एक जगह बैठ जाएंगे, बोलेंगे बस अब अगली सुबह होने दो तभी सारा काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिन में अपना सारा काम कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डायर्नल। अब उनका भी क्या है, फोटो पीरियड ही पे तो इनडायरेक्टली डिपेंड हुए ना, सोलर रेडिएशन पे डिपेंड हुआ। और दूसरा कौन सी कैटेगरी आई, नॉक्टर्नल, डायर्नल का जस्ट ऑपोजिट, जो जैसे ही वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अंधेरा हो जाए फिर हम काम करेंगे। ठीक है, चौथा तुम्हारा जो एबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल। अब सॉइल को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, तुमने टर्म 2 के प्रैक्टिकल में किया होगा कि सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी में मेजर करो, या फिर सॉइल का प्रोफाइल बना। तो प्रोफाइल में हम क्या मेजर करते थे, सबसे पहले मेजर करते थे पीएच, फिर सॉइल के ग्रैन्यूल्स कितने हैं, फिर उसमें सैंड कितना है, क्ले कितना है, सिल्ट कितना है, और उसके बाद हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मेंशन करते थे। अब बोलोगे मैम इससे फर्क क्या पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जैसे पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी ही तो डिटरमाइन करेगी कि उस सॉइल में वेजिटेशन कौन सा उगेगा, और वेजिटेशन मतलब प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे वहां का हैबिटेट कैसे होगा। और अगर प्रोड्यूसर हैं तो प्रोड्यूसर के ऊपर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो हम बोल सकते हैं सॉइल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि प्लांट्स या वेजिटेशन क्या आएगा, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वहां पे बाकी का फौना कौन सा रहेगा। तो वापस ऑर्गेनिज्म का हम टाइप ऑफ सॉइल के बेसिस पे भी हम इनफैक्ट हैबिटेट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे माउंटेन सॉइल की एकदम अलग वैल्यू रहती है और वही डेजर्ट सॉइल एकदम अलग रहता है। तो देखो डेजर्ट सॉइल में सारी चीजें बहुत कम क्वांटिटी में होती, तो वहां पे वेजिटेशन भी वैसे हो गया। बोलोगे मैम वेजिटेशन तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है ना। उसके बाद अगर वेजिटेशन कम है तो बट ऑब्वियस जो एनिमल है तो उनका एडेप्टेशन भी अलग रहेगा। तो वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे डेजर्ट में उनको क्या बोलने लगते हैं, हम ज़ेरोफिटिक बोलने लगते हैं। ठीक है, पर वही अगर सॉइल अलग है, एलुवियल सॉइल है या फिर तुम्हारी माउंटेन सॉइल है, तो वहां पे फॉरेस्ट मिलने लगेगा क्योंकि बहुत फर्टाइल सॉइल है ना। तो अब वहां का वेजिटेशन, फ्लोरा, फाना कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो ये था तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ एबायोटिक। अब एबायोटिक फैक्टर्स के बाद चलो उसके रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लिया, रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है होम्योस्टैसिस। ये तो तुमने टेम्परेचर में मैंने रिपीट करके बताया था। क्या है होम्योस्टैसिस? ऐसी मैकेनिज्म जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोरेगुलेशन मतलब थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टैसिस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। क्यों रेगुलेटर्स बोलते हैं? क्योंकि मैम वो रेगुलेट कर रहे हैं। क्या रेगुलेट कर रहे हैं? अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं। इनको एक और नाम बोलते हैं क्या, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और बोलते हैं क्या, रेगुलेटर। एक और बोलते हैं मैम होम्योथर्मिक। एक और बोलते हैं मैम यूरीथर्मल। ठीक है, तो इनमें कौन आता है, देखो जरा, बर्ड्स एंड मैमल्स आती हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज होता है और कभी कभी बिहेवियर भी शो होता है। अब जैसे पोलार बियर अब रह रहा है पोल्स में बहुत, अब उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो है कि नीचे फैट की बड़ी लेयर है, ब्लबर बोला उसको, फर कोट है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस आ चुके हैं, खाना नहीं मिल रहा है, वो फूड स्कैर्सिटी हो रही है, एकदम माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। तो उसने बोला भैया जितना फिजियोलॉजिकल चेंज होना था वो तो हो गया, चलो अब शो करते हैं क्या, बिहेवियर चेंज। कैसे? सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब हाइबरनेट कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए सारी चीजों को सस्पेंड कर देते हैं ना, और सो जाते हैं। जितना भी खाया पिया था इस सीजन के पहले सब कुछ धीरे धीरे सेलुलर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर देते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है ये
ये जब निकल जाएगा फिर जग के अपना नॉर्मल काम करेंगे। तो वापस ये सारी चीजें, इनफैक्ट हम भी बिहेवियर शो करते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, अब देखो फिजियोलॉजिकली गर्मी को काउंटर पार्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमारे बॉडी ने क्या किया, स्वेट ग्लैंड है हमारे पास, बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है, पानी पी रहे हो, वॉशरूम भी जा रहे हो, अब इस तरीके से तुमने बॉडी का टेम्परेचर तो कम कर दिया। पर अब सिंस हमारे पास दिमाग है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बना लिए, तो जब गर्मी में हमने क्या किया, एसी ऑन कर लिया, कूलर ऑन कर लिया, पंखा ऑन कर लिया, या फिर अगर कुछ भी नहीं रहा, लाइट ही नहीं रही, तो ऐसे ऐसे करके बस हवा कर रहे हैं खुद को। तो ये सब किस में आया, बिहेवियर चेंज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इसी का उल्टा, रेगुलेटर्स का उल्टा क्या होता है, कॉन्फॉर्मर, मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, मतलब पॉइक्लोथर्मिक, मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट ना कर सके। मतलब हम बोल सकते हैं मैम कि स्टीनोथर्मल है वो, बिल्कुल सही। तो देखो कॉन्फॉर्मर जो कन्फर्म है, मेजॉरिटी एनिमल, अब देखो मैंने सिर्फ बोला है बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं रेगुलेटर में, तो बाकी जितने भी बच गए, स्टार्टिंग फ्रॉम पूरा किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया का पूरा इन्वर्टिब्रेट, मतलब पूरा तुम्हारा पॉरीफेरा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, नेमेटोडा, उसके बाद तुम्हारा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी जो पहले की स्टार्टिंग की क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद तुम्हारा हुआ पाइसिस, एम्फीबियन, उसके बाद जो एग्नेथा भी आ गया उसमें, ठीक है, उसके बाद रेप्टिलिया, यहां तक सबका सब किस में बिलोंग कर रहा है, कॉन्फॉर्मर है। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, 99%। ठीक है, अब ऑल प्लांट्स तो खैर मैंने बोल ही दिया। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बुक में इसी जगह एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। क्या करेंगे, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे तुमको, ग्राफ की लेबलिंग गायब कर देंगे और फिर पूछेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये लोग मतलब जो कॉन्फॉर्मर है क्या नहीं कर पाते, ना थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, ना ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है और उनके पास खैर इतनी एनर्जी होती नहीं है एज कंपेयर टू बर्ड एंड मैमल, क्योंकि बर्ड एंड मैमल हायर ऑर्गेनिज्म है, मोर एडवांस है, तो हमें वो सारा मेटाबॉलिज्म, हमारे पाथवेज अलग है एज कंपेयर टू द लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो वही तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, एक जेनेटिकली एक्सपेंसिव है फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। अब ये किस पे डिपेंड करता है, अच्छा दूसरा तरीका इसको काउंटर इफेक्ट करने का कि मैम थर्मो रेगुलेशन करते कैसे हैं, ये बेसिकली सॉल्व होता है, कंट्रोल होता है कैसे, सरफेस एरिया से। अब सरफेस एरिया से मतलब मैम जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना हीट लॉस ज्यादा होगा। हमेशा याद रखो, वही ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं वही ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में रहना अफोर्ड कर सकते हैं जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, कम है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं कि वो ऑर्गेनिज्म तुमको ठंडी जगह मिलेंगे, कोल्ड क्लाइमेट में मिलेंगे, जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, कम है। अब जब भी बताओ, अगर मैं कोई चीज फ्रैक्शन में बोल रही हूं और मैं बोल रही हूं उसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा तब तुम्हारी इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब क्या है मैम, मतलब समझो कि सपोज करो इतना मेरा सरफेस एरिया, तुम्हारा भी सरफेस एरिया। अब मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया मतलब क्या, ज्यादा हीट लॉस। ठीक है, हीट लॉस। पर अगर मेरे को अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, मैं ठंड वाले जगह रह रही हूं, तो अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है और मेरा वॉल्यूम कम है सपोज करो, तो सरफेस एरिया से तो हीट लॉस हो गया। अब इस हीट को कंपलसेट करने के लिए मेरी बॉडी को वापस हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। वापस हीट प्रोड्यूस कहाँ होगी, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो भी 3 डायमेंशन में रखा हुआ है मास, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। तो इतना कंफर्म है मैम कि अगर जो हीट लॉस हो रही है तो उससे ज्यादा हीट मेरे को बनानी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूस हीट लॉस भी होता रहेगा और कुछ हीट तो मेरे को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और सारे सेल ढंग से काम करे इसलिए बनानी पड़ेगी। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म ठंडी जगह मिलते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है और सरफेस एरिया उस वॉल्यूम के मुकाबले कम होता है। बिल्कुल सही, जैसे पोलार बियर हो गया, पेंगुइन्स हो गए, ठीक है। पर कुछ एनिमल है जिनका, जैसे अगर भले वो बर्ड वाली कैटेगरी में आए, जैसे हमिंग बर्ड हो गई, ठीक है, कहने को तो बर्ड है, कहने को तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, रेगुलेटर है, होम्योथर्मिक है, यूरिथर्मल है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, उनका सरफेस एरिया ज्यादा है और वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो है वो कम है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, ये वाला जो रेशियो है, कौन सा वाला, कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ये क्या है, बहुत ज्यादा है। अब बताओ मुझे,
कभी भी कोई चीज फ्रैक्शन में अगर फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा कब आ रहा है, जब तुम्हारा न्यूमरेटर ज्यादा हो वैल्यू में। अब सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब हीट लॉस ज्यादा होगी। हीट लॉस को काउंटर करने के लिए तुम्हें हीट प्रोड्यूस भी उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। पर भैया तुम्हारे पास सरफेस एरिया ज्यादा है और वॉल्यूम ही कम है, तो जब वॉल्यूम कम रहेगा तो जितनी हीट लॉस हुई है क्या तुम उसको कंपलसेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही एक मेन कारण है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड्स का, कि बताओ स्मॉल एनिमल कोल्डर क्लाइमेट पे क्यों नहीं मिलते। तो स्मॉल एनिमल जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारी हमिंग बर्ड, जो एक बर्ड ही है, कहने को होम्योथर्मिक है, बट उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? ज्यादा है। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा हुआ मतलब हीट लॉस ज्यादा हुआ। उस हीट लॉस को काउंटर करने के लिए उसको और हीट प्रोड्यूस करने पड़ेगी। हीट प्रोड्यूस कहां होगी? उसकी बॉडी के अंदर, पर उसका वॉल्यूम तो सरफेस एरिया के मुकाबले कम है, तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इसलिए छोटे ऑर्गेनिज्म ठंडी जगह नहीं मिलते। तो देखो जरा, लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, ठीक है, तो यही एक मेन रीजन है। तो क्या होगा? ज्यादा लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, बॉडी हीट बहुत जल्दी खो जाएगी, इसलिए स्मॉल एनिमल रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ये हुआ एक मेन रीजन कि छोटे एनिमल ठंडी जगह या पोलर रीजन में नहीं मिलते। ठीक है, अब बताओ, अगर बोलोगे मैम सपोज करो पहले थे और एक पर्टिकुलर सीजन में ठंडा होता है वो एरिया, हाँ होता होगा, तो बताओ अब क्या आएगा? अगर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं हो पा रहा है तो वो बिहेवियर अडेप्टेशन शो करेंगे, जैसे या तो भाग जाओ उस जगह से, माइग्रेट कर जाओ, मूव कर जाओ टेम्पररी उस जगह, या फिर बिहेवियर में शो करने लगो, सो जाओ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन हुआ, एस्टिवेशन हुआ, सस्पेंशन हुआ, और उसके बाद एक स्पोर फॉर्मेशन आएगा जो जनरली बैक्टीरिया करता है, जिसको एनसिसमेंट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में पढ़ने वाले। अब देखो, तो माइग्रेशन का एग्जांपल क्या है? जो साइबेरियन क्रेन है, कहने को तो वो ठंडे एरिया को बिलोंग करने वाली है, ऊपर पोलर रीजन को बिलोंग करने वाली क्रेन है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहती है, साइबेरिया में रहती है, पर वहां जब बहुत ठंड हो जाती है तो उसने बोला बाबा मैं भले हूं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, भले मैं होम्योथर्मिक हूं, भले मैं यूरिथर्मल हूं, पर भले मैं रेगुलेटर हूं, पर अभी मेरा फिजियोलॉजी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, तो चलो बिहेवियर में शो करते हैं चेंजेस, और इस जगह से टेम्पररी भाग जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इस जगह से, मतलब वहां साइबेरिया से इमिग्रेट कर जाते हैं और इंडिया में एमिग्रेट कर जाते हैं। आई तो ये इंडिया में कहां आता है? राजस्थान में आता है, जो है भरतपुर में, कोलोराडो नेशनल पार्क। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। आगे मूव करें तो देखो, दूसरा मैंने बोला कि अगर भाग नहीं सकते तो सो जाओ अपने आसपास एक वॉल बना के। तो अगर बड़े एनिमल, तो देखो अगर बैक्टीरिया सो रहा है, बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स में रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंड कर रहे हैं या स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें क्या क्रिएट होता है? थिक वॉल क्रिएट हो जाती है, और वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी में मतलब अब चला गया, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएंगे वो अपना स्पोर नहीं ब्रेक करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका, अगर ठंड में कोई पर्टिकुलर एनिमल सो रहा है, जैसे बियर हो गए, पोलर बियर्स हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। अगर समर स्लीप बोलेंगे कि भैया गर्मी नहीं सहन हो रही, गड्ढा खोद लिया, अंदर जाके गीली मिट्टी में जाके सो गए, बोला कि हम समर हो जान दो फिर बाहर निकलेंगे, जैसे फ्रॉग्स हो गए, तो इसमें कौन आता है? इसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, जो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यही चीज अगर जू प्लैंकटन करने लगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उनका पूरा सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए या सस्पेंड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? डायापॉज बोलेंगे। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। ओके, अब देखो मैंने बोला या तो बाय बर्थ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन रहता है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी में चेंजेस रहते हैं, सिस्टम उस अकॉर्डिंग डिजाइन रहते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो बिहेवियर शो करेंगे, उस जगह से भाग जाएंगे या सो जाएंगे, जो क्या करेगा? उस एनिमल को उस जगह जिंदा रहने के लिए मदद करेगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए, म्यूटेशन आते चले गए, और जो बेटर म्यूटेशन था वो जेनेटिकली फिक्स होते चला गया और आगे पास ऑन होते चला गया। दो एग्जाम्पल तुमको पढ़ने हैं मॉर्फोलॉजिकल वाले में। जो जेरोफिटिक एनिमल है, जैसे हुआ तुम्हारा कैंगरू रैट, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहा है? वो रह रहा है डेजर्ट वाले एरिया में। ठीक है, पानी मिलता ही नहीं, वो पानी पीता भी नहीं, उसने बोला जान दो भाड़ में जाए, पानी नहीं मिल रहा है हम पिएंगे भी नहीं, अपनी अकड़ अलग। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर 3 मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन पहले से प्रेजेंट है। पहला अडेप्टेशन इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, मतलब मैम वो अपने फैट का ही ऑक्सीडेशन कर लेता है, उसी में से मेटाबॉलिक वाटर जिसको बोलते हैं वो निकलता है, और वो वाटर जितना भी अंदर वाटर जहां जहां जिस प्रोसेस में चाहिए वो वहां यूज हो जाता है। दूसरा, उसके
उसके पास वो यूरिन कैसे करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन करता है, मतलब पूरी की पूरी सॉलिड यूरिन बाहर निकालता है, मतलब पूरा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो, कहने को यूरिन है, मतलब कहने को तो वॉशरूम जा रहा है, पर वो जाके क्या कर रहा है, वॉशरूम सॉलिड है, सॉलिडिफाइड यूरिन है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करना है। तो पानी वेस्ट नहीं करना है मतलब पानी को रीएब्जॉर्ब कराना है। तो तुमने 11th में पढ़ा होगा, रीएब्जॉर्प्शन का काम हमारे नेफ्रॉन में कौन करता है, लूप ऑफ हेनले। तो इन एनिमल में जिनमें कंसंट्रेटेड यूरिन निकलती है, उनके नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वो क्या रहता है, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, क्यों? ताकि क्या करे, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर का लॉस हो। हुआ इतना क्लियर? उसके बाद जो दूसरा एडेप्टेशन तुमको पढ़ना है दूसरे प्लांट का, ज़ेरोफिटिक प्लांट का, ले लो एग्जाम्पल अपुंशिया, ये तो तुम्हारे स्पॉटिंग में भी आया होगा। तो अपुंशिया ले लो या सीधी सी भाषा में कैक्टस बोल दो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पत्तियां होती है क्या, मैम नहीं होती। अच्छा, पत्तियां हुई भी तो क्या रहती है, थिक क्यूटिकल रहता है। ठीक है, एक तो पत्तियां होती नहीं है, पत्तियों की अगर रहा तो थिक क्यूटिकल होगा, अगर नहीं है तो स्पाइन होगा। स्पाइन है तो जो उसका जो फाइलोक्लेट जिसे बोलते हैं, जिसे जूसी स्टेम बोलते हैं, वो कैसा रहेगा, चपटा रहेगा। साथ में स्टोमेटा, जहां से वाटर लॉस हो सकता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो प्लांट बोलता है भाड़ में जाए, हम स्टोमेटा दिन में खोलेंगे नहीं, रात को ओपन करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, कैंप फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद जो स्टोमेटा होगा भी वो एकदम एंडोडर्मिस में नहीं होगा, अंदर की साइड छुप के कहीं बैठा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डीप पिट्स या फिर संकन स्टोमेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वैसे ही मैंने बोला पत्तियां होंगी नहीं, उसकी जगह पे क्या रहेंगी, स्पाइंस रहेंगी। तो स्पाइंस भी क्या हुआ, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म। क्यों? एक तो इतनी मेहनत से पानी है नहीं, पानी बचा रहे, कैसे बचा रहे, एक तो अगर पत्ती है तो क्यूटिकल मोटी कर दी ना, तो पत्ती को ही हटा दिया। उसके बाद स्टेम ही कर रहा है, ग्रीन वाला जो पोर्शन है स्टेम को चपटा कर दिया, फ्लैशी स्टेम है। जो स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो वो रात को हो रहा है, कैंप फोटोसिंथेसिस। अगर स्टोमेटा है भी तो वो सरफेस में नहीं, अंदर छुप छुप के बैठा है, संकन स्टोमेटा। ठीक है, फ्लैटन स्टेम है। तो इतना मेहनत से सब कर रहे हो और पता चले आके कोई हर्बीवोर खा जाए, तो कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए क्या है उसमें, स्पाइंस में, वो जो पत्ती है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। हुआ इतना क्लियर? तो ये क्या थे, ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन थे, तुमको एग्जाम्पल दिया हुआ है ज़ेरोफिटिक प्लांट और एनिमल का यूज करके। ठीक है, अब मूव करते हैं कि तुम्हारा जो एलन्स रूल्स क्या बोलता है। तो सबसे पहले एलन रूल ये बोलता है, हमने दो कोल्ड रिलेटेड रूल पढ़ने हैं, एक का नाम एलन रूल है और एक का एज कोई नाम नहीं दिया, बस इतना पता है कि ठंडी जगह पे छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। सिंस सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होगी, हीट लॉस को काउंटर करने के लिए उनको हीट प्रोड्यूस भी उतनी करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस होगी कहां, उनके बॉडी के अंदर, मतलब वॉल्यूम पर वॉल्यूम ही बहुत कम है, तो हीट प्रोड्यूस बहुत कम हो रही है और लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो नेचर में ठंडे एरिया या पोलर जगह पे स्मॉलर एनिमल मिलते नहीं है। ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, जिसका नाम दिया हुआ है एलन्स रूल, कि बाय चांस अगर जो एनिमल मिल भी रहे ठंडी जगह पे, उनका पिन्ना मतलब आउटर ईयर और जो लिम्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बड़े हो गए तो ज्यादा बड़े मतलब क्या, हीट लॉस। हीट लॉस मतलब वापस हीट प्रोड्यूस करो, हीट प्रोड्यूस कहां होगा, वॉल्यूम में। मतलब एक तो इतनी मेहनत से जितना प्रोड्यूस किया उसको बचाना है, और ये सारी चीजें तो और हीट लॉस के लिए होती हैं। ठीक है, तो देखो एलन रूल्स क्या बोलता है कि कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो शॉर्टर ईयर भी और तुम बोल सकते हो लिम्स भी शॉर्टर रहते हैं, ताकि क्या, ताकि जो कोल्डर एनिमल है जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं वो क्या करें, उनके पास क्या है, शॉर्टर ईयर भी है और मिनिमाइज हीट लॉस भी करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बोलेगे मैम फिर भी तो मिल ही जाते कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म। हाँ मिलते हैं, सील मिल गए, पोलार बेयर मिल गए, पेंगुइन्स मिल गए। तो उनके स्किन के नीचे क्या रहती, मोटी सी एडिपोज टिश्यू की लेयर रहती है, फैट की लेयर रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर। हुआ इतना क्लियर? तो ये सब किसके अंदर आता है, अंदर से, जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये लोग, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में। चलो पढ़ते हैं अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब मैम कि नॉर्मल में तो बॉडी सब कुछ सही चल रही है, पर सपोज करो कोई क्लाइमेट चेंज हो गया या हम कंडीशन चेंज हो गए, तो वहां जाके जो हमारी बॉडी एडजस्ट कर रही है, अकमलेटाइज कर रही है, तो उसी को हम किसके अंडर पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर, जिसके अंदर बेहतरीन एग्जाम्पल है एल्टीट्यूड सिकनेस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस।
तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, देखो जैसे अब तुम जाओगे, जब एग्जाम ओवर हो जाएंगी शायद तब तक जा पाओ लेह लद्दाख गए घूमने, तो अब ये सारी चीज क्या है, हाइट पे है, तभी नाम क्या आया, एल्टीट्यूड। अब हाइट पे चले गए, वहां पे ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो तुम्हारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलने लगा, तो हर सेल जवाब देने लगा, उन्होंने बोला बस अब हम काम नहीं करेंगे, जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो काम कहां से करेंगे। तो तुम्हें क्या फील होने लगेगा, पहले तो लगेगा जी मचला रहा है ना, नौजिया जैसे फील होने लगेगा, हो सकता है एमएसएस भी कर दो, वॉमिटिंग भी कर दो, मतलब नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होने लगेगा, कुछ शायद लगेगा तो कभी कभी एक्सट्रीम केस में मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है, और हार्ट पल्पिटेशन मतलब ज्यादा बीट में बम्प करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि लो ऑक्सीजन की क्या है, लो ऑक्सीजन है प्रेजेंट है ना, और हर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जनरली ऐसे नहीं गए कि यहां से आज ट्रेन पकड़ी, ले पे पहुंचे और बस आज से हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, आज से ले लद्दाख पूरा घूम लेंगे, नहीं, हम एक दिन वहां पे रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते जब तक मेडिकल फिट अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि उस मेडिकल अप्रूवल में ये टेस्ट होता है कि क्या तुम्हारी बॉडी एडजस्ट कर चुकी है इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए, तो हाँ उसी टाइम पे मतलब जनरली कर जाती है। अब कुछ कुछ लोगों का जो अंदर से इम्यूनिटी वीक होगी या अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, पर मेजॉरिटी सब लोगों का विद इन 1 और 2 डेज सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो एडजस्टमेंट मतलब मैम क्या, अब पता है बॉडी को कि यहाँ की एयर में ऑक्सीजन कम है, तो एक काम करते जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला था मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी के अंदर, तो चले एक काम करते हैं आरबीसी का नंबर ही बढ़ा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया आरबीसी का नंबर। अब ये हमें पता है कि हर एक जो आरबीसी वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले जाती, पर यहाँ पे तो बाहर ऑक्सीजन ही कम है, तो हम हर आरबीसी वेट थोड़े ना करेगी, हाँ अभी तक 2 ऑक्सीजन भर गए और जब तक 2 नहीं आएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं, हमारी बॉडी ने बोला कि मैंने नंबर बढ़ा दिए आरबीसी के, जितने आते जा रहे बस बाइंड करते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो जो ओरिजिनल बाइंडिंग कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की, अब उसको क्या कर दिया, थोड़ा डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ठीक है पहले हम अगर 10 आरबीसी से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हर एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेके जाते थे तो बात पूरी बन जाती थी बॉडी में। अब भैया एक मॉलिक्यूल 2 ही ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया, इसलिए हमारी बॉडी में 3 चेंजेस आते हैं। पहला चेंज क्या है, इंक्रीज रेड ब्लड सेल, आरबीसी का नंबर बढ़ा दो। दूसरा कि जो हर एक आरबीसी वेट नहीं करेगी जब तक पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ फिक्स हो जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए, नहीं, जितने मॉलिक्यूल आएंगे वो उसको लेके निकल जाएंगे। मतलब दूसरा क्या, डिक्रीज कर दिया बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। और तीसरा क्या तरीका है, भैया अगर ऑक्सीजन कम है तो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर लो, तो देखो इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। तो ये सब कुछ क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। जनरली फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कब होते हैं कि अंदर से कोई तो सेल या बनने लगेगा या टूटने लगेगा, मतलब उस अकॉर्डिंग सारा एडजस्टमेंट होगा। तो ये किसके अंडर आता है, बायोकेमिकल अडेप्टेशन के अंदर आता है। अब बोलोगे मैम वही इंसान जो लेह लद्दाख गया था या एवरेस्ट गया था वापस आ गया अपने ओरिजिनल जगह पे, तो क्या अब मॉडिफिकेशन आएंगे, हाँ बिल्कुल अब भी मॉडिफिकेशन आएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो जितने एक्स्ट्रा आरबीसी बने थे ना वो सब हट जाएंगे और सार वापस बाइंडिंग एफिनिटी ओरिजिनल पे आ जाएगी, ठीक है, और ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाएगा। हुआ इतना क्लियर। चलो अब बोलोगे मैम फिर कुछ ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ लोग जो पहाड़ी लोग हैं वो तो ऑलरेडी इतने एक्सट्रीम कंडीशन में रहते ही हैं, जैसे हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए, वो तो एकदम ऊपर धर्मशाला में रह रहे, वहां पे तो वो नेचुरल, हाँ तो उनकी बॉडी नेचुरली उसी चीज से अक्युमुलेटाइज कर चुकी है। आई बात समझ में। चलो तो आगे देखते हैं। तो हमने बोला कि या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज रहेगा, जिसका एग्जांपल तुम्हारी बुक में ज़ेरोफिटिक प्लांट और एनिमल का डिस्कशन करके दिया हुआ है। दूसरा अगर ये नहीं है तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज, अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए हम कोई दूसरे क्लाइमेट में आ रहे हैं या हैबिटेट में आ रहे हैं जो रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी में बायोकेमिकल मेथड के थ्रू। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो तीसरा हम क्या शो करेंगे, बिहेवियर में चेंज शो करेंगे। कैसे, उस जगह से या तो भाग जाएंगे, माइग्रेशन, या तो सो जाएंगे, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, सस्पेंशन, डायापॉज, या फिर अगर आप मैम सो भी नहीं रहे हैं, भाग भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे एडजस्टमेंट करेंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है डेजर्ट लिजर्ड का। अब देखो डेजर्ट में क्या हुआ कि लिजर्ड बहुत टेम्परेचर ऊपर 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 बढ़ते जा रहा है। अब ये लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब पोइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या फिर स्टीनोथर्मल, या फिर कॉन्फॉर्मल, मतलब जितना टेम्परेचर बाहर उतना टेम्परेचर अंदर। अगर ऐसे ही वो बाहर 50 डिग्री तो अंदर थोड़ी ना 50 डिग्री होगा, तो वो तो लिजर्ड मर जाएगी बाबा। तो उसने क्या किया, भैया हम चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है ना फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो एक काम करते हैं, दिन में हम किसी छाया वाली जगह पे
जाके बैठ जाते हैं या पानी के पास जाके बैठ जाते हैं, या फिर जमीन में खोद के अंदर पानी जहां मॉइस्ट सॉइल है वहां जाके बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, बिहेवियर में अडेप्टेशन शो हुआ। अब सपोज करो उसको लग रहा है नहीं यार अब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ चुके पर अब और ठंडा होने लगा, तो क्या करो, बस बाहर निकलो, धूप के पास बैठो, सन बास्किंग करो, फिर वापस जो टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। तो ये मैम बोलोगे फिर क्या पूरे टाइम यही करते रहते हैं? हाँ, यही करते रहते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है, अपने आसपास के किसी भी नेशनल पार्क या जू में चले जाना, तो वहां तुम्हें मगरमच्छ आधे से ज्यादा टाइम से पड़े हुए मिलेंगे, या तो मुंह खोले ऐसे रहेंगे, ठंडियों में तो वो मुंह खोले ही पड़े हुए मिलेंगे। क्यों? टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो चुका है। एकमात्र जो सहारा है उनके पास वो क्या है, सनलाइट, उससे अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करो बस। अब बोलोगे मैम रात में फिर क्या होगा? अब रात में तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, सनलाइट भी नहीं है, तो तुमको पता है कि जो अर्थ है वो जल्दी हीटअप भी होती है और जल्दी कूल डाउन भी होती है। तो वो क्या करेंगे, सिंस वो एम्फीबियस है नेचर में, तो जो वो चले जाएंगे अपने लेक में और उसके बॉटम में जाके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी थोड़ा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू लैंड। पता है ना ये, जिस के बेसिस पे तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो तुमने 7th क्लास में पढ़ा था वो था। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। अब आता है इस चैप्टर का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ऑर्गेनिज्म हो गया है खत्म। सेकंड पोर्शन से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन। तो जल्दी बताओ पॉपुलेशन क्या था? मैम एक ऑर्गेनिज्म, एक ही जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह इकट्ठा हो गए तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। बिल्कुल सही, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अगर वही सेम स्पीशीज एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में मिलने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको किससे शो करते हैं, एन मतलब कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझो कि पॉपुलेशन होती क्या है, ऐसे मेंबर्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं। हमेशा एक पॉपुलेशन, देखो एक इंसान मरता है, एक इंसान जिंदा होता है, मतलब जिंदा नहीं, एक इंसान पैदा होता है और मरता है, पर एक पॉपुलेशन का पैदा और मरना नहीं होता। क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट, मतलब कितने लोग पैदा हुए उस पॉपुलेशन में या कितने लोग मर गए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। ठीक है, क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो तुम्हारी बुक में 3 पिरामिड्स दिए हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। सबसे पहले हमने एज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सी, प्री रिप्रोडक्टिव जिसमें टिल 18 इयर्स ऑफ एज तक आ गया, फिर आई तुम्हारी रिप्रोडक्टिव जिसमें हम बोल सकते हैं 18 से स्टार्ट हुआ, अराउंड 56-60 ईयर्स तक चला, और उसके आखिरी बात आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव 60 के बाद। मतलब मैम आप सीधा सीधा बोलना चाहते हो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब टीनेजर्स, हाँ बोल सकते हो। रिप्रोडक्टिव मतलब हम एडोलेसेंस और अडल्ट को कंसिडर कर सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस, बुढ़ापा, 60 के बाद वाला, बिल्कुल सही। तो जैसा नाम है उसी अकॉर्डिंग उनके क्या एज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे, एज पिरामिड। अब 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पूरा जो इंक्रीज होता रहता है, ग्रोइंग वाला, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जो ग्रो ही होता जा रहा है, जिसमें जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है हमारा रिप्रोडक्टिव, अब सबसे कम क्या रहता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। उसके बाद होता है स्टेबल, जिसमें हमारा प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम नंबर चलता है। और आखिरी होता है डिक्लाइनिंग, जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है रिप्रोडक्टिव, सबसे कम रहता है तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव। अब बोलोगे मैम ये पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ना है? क्योंकि बात समझो, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बेसिकली बच्चे। तो किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका यूथ। तो हमेशा याद रखो, कोई भी हम बोलेंगे कि अच्छा पिरामिड उसको बोलेंगे जिसमें अगली जनरेशन का नंबर ज्यादा है, मतलब बुड्ढे लोग या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है और यूथ या फिर वर्किंग वाला जो सेक्टर है वो ज्यादा है। तो जैसे हमारा जो एक्सपोनेंशियल है या जो इंक्रीजिंग वाला जो पिरामिड है, जो कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये क्या है, हर ये एक डेवलपिंग कंट्री का होता है। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो हमारी पावर क्या है, हमारी पावर यहाँ है और यहाँ है। तो ये क्या हुआ, ये ग्रोथ दिखाता है, ये यूथ दिखाता है किसी भी कंट्री को। ठीक है, दूसरा हमने बोला स्टेबल, तो जनरली ये डेवलप कंट्री का होता है, जिसमें मतलब जितने लोग पैदा हुए और नहीं जितने लोग मरे उतने ही लोगों को रिप्लेस कर दिया लोग पैदा होके, इसलिए वहां पे रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर सेम चलता है। उसके बाद आखिरी आता है डिक्लाइनिंग, जिसमें जापान आता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस वाला पिरामिड है। क्यों? यहाँ पे बुड्ढों का नंबर, अब बुड्ढो बोलेगे मैम कैसे बोल रही है, चलो टेक्निकली बोल लेते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब 60s के बाद के जो लोग हैं उनका नंबर ज्यादा है, फिर नंबर रिप्रोडक्टिव का कम है, और सबसे कम कौन सा है, हम प्री रिप्रोडक्टिव। इसी को हम इन्वर्टेड पिरामिड भी बोल सकते हैं।
कुछ इस तरीके से। अब देखो मतलब उस देश की स्ट्रेंथ है क्या? नहीं, वहां पे एक्सपीरियंस जरूर लोग हैं, मतलब जो 60 के बाद हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस आ चुका है, इतने लाइफ का एक्सपीरियंस है, पर पावर है क्या? वो यूथ है क्या? नहीं है। तो ये किसका ग्राफ है? जापान का ग्राफ है। तो ये ना बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और आजकल बहुत जल्दी जल्दी हो क्या रहा है, डेवलपमेंट के बाद जो यूरोपियन देश है उनका भी कुछ समवट ऐसा ही ग्राफ बनते चले जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारे बुक में इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ दिया रहेगा, पहचानने के लिए बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने बोला कि अगर वही पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम में रहने लगी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो ये क्या दिखाता है कि कितना परसेंटेज कवर है बायोमास का और उसके रिलेटिव डेंसिटी के साथ। अब देखो, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स तो हम पढ़ेंगे, 4 फैक्टर होता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट। अभी थोड़ी देर तुमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन का क्या होता है? बर्थ रेट, डेथ रेट। तो इसी 4 फैक्टर के बेसिस पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, या फैक्टर जिसपे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड होती है। अब देखो, अब बोलोगे मैम यहाँ क्या लिखा है? फिश कॉट पर ट्रैप। अब देखो, हमने काउंट तो कर लिया, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि तुम काउंट नहीं कर सकते उसका पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाने के लिए। जैसे तुम देख लो, तुम्हारे माइक्रोब्स होगा या बैक्टीरिया होगा, ठीक है, माइक्रोब्स एक तो पहली बात जो दिखता ही नहीं है उसको हम काउंट कैसे करेंगे? फिर भी सपोज करो बैक्टीरिया को हमने कल्चर कर लिया और प्लेट पे ग्रो कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एस्टिमेट लगाएंगे कि कितने इस माइक्रो प्लेट के कितने सेक्शन में कितनी कॉलोनीज मिल रही है, और एक अंदाजा लगा के उसकी पॉपुलेशन का आइडिया निकालेंगे। दूसरा तरीका, अगर किसी ने बोला चलो बताओ ये पॉन्ड है, इसमें कितनी फिशेज है, इस पर्टिकुलर स्पीशीज की कितनी फिशेज है, तो मैम हम काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी या एस्टिमेट लगाते हैं। कैसे लगाएंगे कि हर ट्रैप में हमने एक बार जाला फेंका और निकाला, तो हर ट्रैप में कितनी मछलियां उस पर्टिकुलर स्पीशीज की पकड़ी जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे हैं? एक आइडिया लगा रहे हैं, रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी का। तो इस तरीके से, या फिर एक तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि मैम अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही बरगद का पेड़ है या एक बड़ा पेड़ है और छोटे छोटे बाकी हर्ब्स एंड शर्ब्स मिल रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये पेड़ बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है? नहीं मिल सकता, नहीं बोल सकते, क्योंकि बड़े पेड़ तो वैसे ही कम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वापस उसके आसपास का जो बायोमास है वो कैलकुलेट करेंगे। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। तो देखो, वही पॉपुलेशन ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैंने बोला जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है? एन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। और पॉपुलेशन डेंसिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तुम्हारी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, और भैया ये बहुत बेहतरीन इक्वेशन भी है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एन समझो। एन मैंने बोला कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम टी पे, तो उन्होंने बोला एन टी। अब मैं पूछ रही हूँ बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हमने डिनोट किया एन टी प्लस 1, जो पर्टिकुलर टाइम मैं डिमांड कर रही हूं। अब वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड है? 4 फैक्टर पे। कौन कौन से? नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। तो नेटेलिटी मतलब क्या? बर्थ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। इसलिए उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। अब लोग पैदा हो रहे मतलब पॉपुलेशन में ऐड आएंगे ना, तो ये कैसी हुई? एक एडिटिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, इसलिए यहां पे प्लस लगाया गया है। अब देखो, उसके बाद आता है मोर्टेलिटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं? डेथ रेट, मतलब कितने लोग मरे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जिसको डी से डिनोट करते हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर लोग मर रहे हैं एक पॉपुलेशन में, मतलब उसका नंबर कम हुआ, पॉपुलेशन का नंबर कम हुआ, तो ये क्या है? एक सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। हुआ क्लियर? अब अगर कोई माइग्रेट करके आ रहा है उस जगह, मतलब क्या हो रहा है? इमिग्रेट हो रहा है, तो कहीं से किसी दूसरी जगह पे इस जगह ऐड हो गया, तो लोगों का नंबर बढ़ गया, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन, जिसको किससे किससे शो करते हैं? कैपिटल आई से। अगर अब यहाँ पे कुछ लोग थे जो यहाँ से चले गए और कहीं और जाके बस गए, तो इस पॉपुलेशन में से उनका नंबर क्या हो गया? कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन। तो ये क्या हुई? 2 हुई तुम्हारी एडिटिव प्रॉपर्टी, 2 हुई तुम्हारी सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो देखो जरा वापस इक्वेशन को, बी प्लस आई, क्योंकि दोनों क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी को तुमने ऐड किया, माइनस किया, उसमें से क्या? जितने भी सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, ई प्लस डी, जो है डी है डेथ रेट, ई है एमिग्रेशन, और फिर दोनों का जो सम है उसको माइनस कर दिया, तो किस में से? तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस जगह पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। हुआ क्लियर? अब पॉपुलेशन को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने एज पैरामीटर पढ़ा था, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे।
मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती किस तरह से है या कितनी रफ्तार से बढ़ रही है या कैसे बढ़ रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो दो टाइप के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल और दूसरा होता है लॉजिस्टिक। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। ये इसमें भी तुम्हारा ग्राफ है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने ग्राफ क्या बोला, पहले का नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या इसी को क्या बोलते हैं, जे शेप कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसकी इक्वेशन भी याद करनी है। अब समझो बात को कि जब जे शेप ग्रोथ कर्व हो रहा है तो इस पर्टिकुलर जगह पे वो पॉपुलेशन क्या है, अभी कम है ना। क्यों कम है, क्योंकि वो सेटल डाउन हो रही है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। फिर उसने देखा अरे भैया यहाँ पे रिसोर्सेस क्या है, अनलिमिटेड है, कोई प्रीडेटर है मेरे ऊपर, कोई चेक रखने वाला है, कोई नहीं है, मतलब सिर्फ मैं हूं, मेरे रिसोर्सेस है, खाना है और जगह है, बस। अब क्या करो, बस अपने खुद की पॉपुलेशन को धमाधम बढ़ाओ, मतलब रिप्रोड्यूस करो और एक्सपोनेंशियली ग्रो करो। तो देखो क्या एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई। अब बोलोगे मैम फिर रुक क्यों गई, हो सकता है एकदम रिसोर्सेस कम हो गए हो, तो यहाँ पे क्या होने लगा, मास डेथ होने लगी। पूरा का पूरा जब रिसोर्सेस ही खत्म हो गए तो या तो मास डेथ होने लगी या फिर हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे हैबिटेट ही लॉस हो गया हो। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया था, तुम्हारे सर है, सर पे ऊपर सुंदर सुंदर बाल हैं, अब अभी तक तो बाल थे, तुम गए घूमने, ठीक है, वहां से एक जू लेके आ गए, ठीक है। अब उसने बोला, जू मतलब लाइस, हाउस लाइस, ठीक है, अब जो सर पे रहती है, उसने बोला माय गॉड जगह तो बहुत सारी है और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं, ये इंसान ना लाइस लगाता है, ना मेडिकेयर लगाता है, ना तेल लगाता है, कुछ नहीं लगाता, और जगह भी है, पूरा सर है, उसके बाद न्यूट्रिशन भी है, पूरा सर का न्यूट्रिशन भी है। अब क्या करना है मेरे को, बस प्रोड्यूस करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करते चलना है खुद को, बस। उसने क्या किया, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते चली गई, ग्रोथ करती चली गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो फेज था वो सेटल हो रही थी, वो देख रही थी कोई है क्या कॉम्पिटिटर, नहीं है, ये तो इंसान कंघी भी नहीं करता, तेल भी नहीं लगाता, शैम्पू भी नहीं करता, ठीक है, बढ़िया है, लाइस और मेडिकेयर तो दूर की बात है, तो कोई प्रेडेटर भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। पर जैसे एकदम एकदम एक्सपोनेंशियली उसका ग्रोथ क्या हो गया, एकदम बढ़ गया, फिर उस इंसान को होने लगी खुजली। उसने बोला जान दो, एक काम करता हूँ, लाइस मेडिकेयर में मेरे को विश्वास ही नहीं है, काम करता हूँ पूरा टकला ही होके आ जाता हूँ। वो गया और पूरा सर ही मुंडवा लिया। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा हैबिटेट लॉस। तो देखो हुआ कि नहीं, मास डेथ, पूरी की पूरी मास डेथ हो गई। तो क्यों हो सकता है, या तो रिसोर्सेस पूरे खत्म हो जाए, एकदम ही खत्म हो जाए तो मास डेथ हो जाएगी, या फिर हैबिटेट का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको, या तो क्या हो जाएगा, हैबिटेट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब उस केस में कोई जू रहेगी क्या, नहीं, चिकने टकले सर पे कौन सी जू रहेगी, उसको बाल तो चाहिए ना, तुमने बाल ही हटा दिए पूरे। हुआ क्लियर। अब दूसरा टाइप का कर्व कौन सा है, जो इस टाइप का होता है, जिसका नाम क्या है, सिग्मॉइड शेप, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक, या फिर उसको हम रियलिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो कर्व आने से पहले इसकी हम इक्वेशन पढ़ लेते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वेशन क्या है इस ग्राफ की इक्वेशन याद रखनी है, जो है तुम्हारी, चलो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, तो d क्या है, डिफरेंशिएशन। तुमने फिजिक्स में और मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि कितनी डेंसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम पे, पर वो भी एक छोटे से टाइम पे देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ n अपॉन dn अपॉन dt इज इक्वल टू r एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, और क्या है, n मतलब वापस तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा ग्राफ जो बनता है, ये लिखा हुआ है r क्या है, एक इंट्रिंसिक रेट ऑफ फैक्टर है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। दूसरा ग्राफ कौन सा है, जिसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक कर्व, या फिर उसका नाम क्या है दूसरा, एस शेप कर्व, या फिर एक और नाम क्या है, सिग्मॉइड शेप कर्व, या फिर एक और नाम है उसका, जल्दी बताओ, रियलिस्टिक ग्रोथ, या फिर जिस इंसान ने उसको दिया है जिसका नाम क्या है, वर्हस-पर्ल इक्वेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, या तो उस वो नाम है। मतलब मैम एक ही ग्राफ के 5 नाम है, हाँ, पांचों में से किसी भी नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना है, वर्हस-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एस शेप, सिग्मॉइड शेप कर्व, या रियलिस्टिक। तो बेसिकली ये क्या दिखाता है, ये वो दिखाता है कि स्टार्टिंग में तो अलग अलग फेज दिखाता है। सबसे पहले कौन सा फेज है, लैग फेज है, वापस इसमें रिसोर्सेज है अनलिमिटेड, और जो ऑर्गेनिज्म वो जान रहा है, पहचान रहा है कि आसपास की चीजों में एडजस्टमेंट कर रहा है। जब उसको पता चला अरे भैया रिसोर्सेज अभी तो फिलहाल अनलिमिटेड है, तो चलो क्या काम करते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करके खुद का नंबर बढ़ाते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह पे जिसको हम
लॉग फेज बोलते हैं, उसने क्या किया, खुद की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई, है ना, बढ़ने लगा, खुद को मल्टीप्लाई करने लगा। पर एक टाइम आया जब उसको रियलाइज हुआ, अरे यार रिसोर्सेस तो हो रहे कम और साथ में मेरा प्रेडेटर भी आ गया है पिक्चर में, या मेरे को खाने वाला है, मेरे पे चेक रखने वाला भी आ गया है। तो अब देखो, अब ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ होके कहाँ आ गई, स्टेबल बन गया। क्यों, क्योंकि अब जितने लोग मर रहे हैं बस उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। तो समझते हैं ये वाला ग्राफ किसका शो करता है, लिमिटेड रिसोर्स का। फिटनेस शो करता है, जो सर्वाइव कर सकता है वो चीज शो करता है। अब ये कहीं रुक के ऐसे रुक गया है, तो तुम सोच सकते हो कि ऐसे क्यों है, क्योंकि जिस जगह ये रुक रहा है वो एक पॉइंट शो करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। वो पर्टिकुलर हैबिटेट जितने वो पर्टिकुलर नंबर जो वो हैबिटेट क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है ना, अकोमोडेट कर सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक रूम है सपोज करो, तो इस रूम में मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इस रूम की ये क्या हुई, 10 नंबर कैरिंग कैपेसिटी। तो सिमिलरली हर एक हैबिटेट की अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि 10 लोग आराम से रह जाए, मतलब रिसोर्सेज भी सफिशिएंट रहे और स्पेस भी सफिशिएंट रहे। जैसे आप बोलोगे मैम फिर उस अकॉर्डिंग दिल्ली की तो कैरिंग कैपेसिटी की तो बैंड बज गई है, हाँ इतनी सी जगह है उसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं। वही अगर तुम दिल्ली कंपेयर करो और ग्रीनलैंड कंपेयर करो तो वहां पे तो पॉपुलेशन है ही नहीं, इतनी कम है, एक इंसान पर किलोमीटर, मतलब मैम जगह ही जगह है। तो वापस रिसोर्सेज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हर चीज, बहुत चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या हुई, वो पर्टिकुलर नंबर जो वो हैबिटेट क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। वापस इसमें डिस्कस किया है, पहले किस में जाता है वो लैग फेज में, फिर किस में एंटर करता है, लॉग फेज में, या लॉग एक्सेलरेशन होता है उसके कारण कैसा कर्व आता है, सिग्मॉइड कर्व आता है। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ल्हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। और आखिरी में क्या आता है, स्टेबल आता है। अब तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ क्या आएगा, कैच आएगा, यहाँ से एक और वो ऐसे ड्रॉप दिखा देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइन बोलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं ड्रॉ किया हुआ है, मैं अलग से बता रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब डिक्लाइन मतलब जब जितने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, तो वापस क्या होगा, मास डेथ होगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा। हुआ क्लियर इतना। अब देखो, अब आते हैं इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन भी अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा फैक्टर अब इंक्लूड किया गया है, कैरिंग कैपेसिटी को इंक्लूड किया गया है। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, वापस dn/dt, जैसे ओरिजिनल का चल रहा था, हम पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एकदम माइन्यूट डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं, तो dn/dt इज इक्वल टू rn तो है जो ओरिजिनल था, अब ब्रैकेट में के मतलब क्या, कैरिंग कैपेसिटी में से माइनस क्या करो, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय के। तो ये इक्वेशन दोनों की याद रखनी। मतलब मैम इस वाले चैप्टर में 2 ग्राफ है, दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे या फिर बनाने के लिए आएंगे, या इस केस में तो वो इक्वेशन पूछ लेंगे, लेबलिंग देंगे, पूछेंगे बताओ ए क्या डिनोट कर रहा है, वो बोल देंगे ये है ए, ठीक है, वो बोल देंगे कि ये क्या है, ए है, ठीक है, ए का बताओ, और ये है बी बताओ, और फिर तुमको उस ए और बी का पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा और साथ में उसकी इक्वेशन भी लिख के आनी पड़ेगी। हुआ इतना क्लियर, आगे मूव करें। ओके, अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर का आखिरी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं कि जो एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो पॉपुलेशन में तो आ गए, पर अब इंटरैक्ट कैसे करें। तो तुम्हारे बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें 6 इंटरैक्शन या 6 रिलेशनशिप मेंशन्ड है, पर उसमें से इन डिटेल तुमको सिर्फ 5 ही पढ़ने। तो पहला वाला रिलेशनशिप है वो क्या है, प्रेडेशन या फिर प्रेडेटरिज्म। अब प्रेडेटरिज्म मतलब क्या मैम, एक ऑर्गेनिज्म जिसका फायदा हो रहा है, जो बेसिकली प्रेडेटर है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका लॉस हो रहा है। लॉस क्या हो रहा है, वो तो लॉस्ट हो जा रहा है, खो ही जा रहा है ना। एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को खा ही लिया तो वो बचा क्या, वो तो खत्म ही हो गया। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा है क्योंकि उसका फूड ही दूसरा ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म का लॉस हो रहा है या लॉस्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडेशन या प्रेडेटरिज्म। एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, तुमको एक ही एग्जाम्पल आता है, जैसे बोलोगे मैम टाइगर एंड डियर, कोई बाकी दूसरा एग्जाम्पल नहीं याद आता क्या, चूहा बिल्ली बोल दो, वो भी तो एक प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। चलो
तो आगे बढ़ते, या फिर अब जो तुमने पढ़ा था इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे पूरा बायो कंट्रोल मैकेनिज्म डिपेंड है। जैसे गंबूस या फिश हो गई, वो क्या खाती है, मॉस्किटो के लार्वे खाती है। तो ये हुआ ना बायो कंट्रोल मैकेनिज्म प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में। या एक और बताओ जो तुमने पढ़ा था मैम, हमने एम्फिट्स और फॉस्फेट्स को चेक करने के लिए जो लेडी बर्ग रहती है, हाँ वो खाती है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई किसके लिए होते हैं, वापस चेक करने के लिए होते हैं। किन को, जो रहती है वापस हमारे मॉस्किटोस। याद आया? चलो, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले मैम चेक रख रहा है, नंबर कंट्रोल कर रहा है, जो मतलब प्रे का नंबर, अमाउंट, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है। हमेशा याद रखना प्रेडेटर कम नंबर में रहते हैं और जो प्रे रहते हैं वो हमेशा ज्यादा नंबर में रहते हैं, क्योंकि उनको उसके ऊपर क्या रखना है, चेक रखना है। दूसरा, खा के वो कर क्या रहे हैं, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग कर रहे हैं ना, एनर्जी फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। तो देखो ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल, तो प्रोड्यूसर्स को खा लिया। अब हम ही थे, हमने जाके एक पूरा प्लांट ही खा लिया। अब बोलोगे मैम प्लांट कैसे खा लिया, अरे शुगर इनके केस में गन्ना था, पूरा खा लिया, अब बन गए, हमें अपना यूज भी करना था। तो एक तरीके से हम भी तो प्रेडेटर हुए ना उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि उसको हम ये नहीं बोल सकते मैम वो अपने वैसे भी लाइफ साइकिल एंड कर रहा था, हाँ तब हमने उसको हार्वेस्ट किया। पर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है सपोज करो, तो वो हम भी तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में, हमने चिकन खा लिया, अब वो चिकन तो मर गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते उसका कुछ पोर्शन बाकी, नहीं उसको खत्म हो गया। अब ये मत बोलना मैम वो बुढ़ा था, नहीं। हाँ, जनरली जो फूड खाते हैं वो हेल्दी ही खाते हैं, क्योंकि खुद को भी हेल्दी मेंटेन करना है। तो वापस ये भी रिलेशनशिप क्या हुआ, प्रेडेटर प्रे का। हमेशा हिरण और शेर ही मत बोला करो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कौन से रिलेशनशिप में, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर कर रहा है। कहां से, लोअर एनर्जी से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में। उसके बाद क्या कर रहा है, जो एनर्जी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके सोलर एनर्जी को ट्रैप किया था, वो भी क्या कर रहा है, आगे पास कर रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रेडेटरिज्म है ये तो उन्होंने सिर्फ इन जनरल मेंशन किया है। अब उसके बारे में इसी चैप्टर में कुछ अलग पॉइंट्स मेंशन किए। जैसे एक हुआ एक्सोटिक स्पीशीज का इन्वेजन। अब जैसे एक्सोटिक स्पीशीज मतलब भाई एलियन स्पीशीज, जो तुमने इवल क्वाड्रेंट में पढ़ा था, जिसके कारण लोकलाइट स्पीशीज क्या हो जाती, खो जाती है, इंडिजिनस स्पीशीज खो जाती है, नेटिव स्पीशीज खो जाती, वो तो मैम वहां पढ़ा था। यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो स्पीशीज यहाँ पे आए हम उठा के ले आए। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ जो प्रिकली पेयर कैक्टस है, वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि ये प्रे है किसका है, मौत का प्रे है। अब वो मौत लेके ही नहीं आए, तो वही है ना, जो तुम प्रे लेके आ गए, नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल लेके आ गए, वो अंट शंट ग्रो होने लगा, उसके ऊपर कोई चेक पॉइंट ही नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं है। जब कंट्रोल करने वाला ही नहीं है तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, ग्रो होते जाएगा, बहुत ज्यादा इन्वेजिव तरीके से ये ग्रो होने लगा। ठीक है, और ये क्या थी, एक्सोटिक स्पीशीज थी, बाहर से लाई हुई स्पीशीज थी। अब जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को लगा अरे यार ये तो प्रॉब्लम बनते जा रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसी का कौन ले आते हैं, प्रेडेटर ले आते हैं उठा के, तो ये प्रे बन जाएगा, वो प्रेडेटर बन जाएगा, नेचुरली ही सारी चीज कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जो कैसी रहती है, स्पीशीज स्पेसिफिक रहती है और उसी से स्पीशीज डाइवर्सिटी भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अच्छा, जो प्रेडेशन है वो कैसा रहता है, वो इंटर स्पीशीज को क्या करता है, कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है। जैसे अब हिरण का एक झुंड है जिसको खाने वाला चीता भी है, तेंदुआ भी है और हमारा शेर भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, इंटर स्पीसीज का क्या कर रहा है, कंपटीशन भी बढ़ा रहा है। और किसके बीच में, क्योंकि प्रे खाने वाला एक है पर वापस प्रे का नंबर हमेशा ज्यादा होता है और जो प्रेडेटर रहता है उसका नंबर कम रहता है। क्योंकि वही चीज है, जब तुम एनर्जी फ्लो बनाते भी हो, तुमने पढ़ा होगा हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन होता है, प्रोड्यूसर, फिर उससे कम कौन होता है, ऊपर वाला कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो जनरली जो प्रेडेटर रहता है, जैसे मैं टॉप लेवल ऑफ प्रेडेटर की बात कर रही हूँ, चीता, तेंदुआ, लेपर्ड, इंसान। अब बोलोगे मैम इंसान का नंबर तो इतना ज्यादा है, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, पर नेचर में जो भी टॉप लेवल पे बैठता है, जो टर्शियरी कंज्यूमर रहता है, उसका नंबर हमेशा कम होता है। ठीक है, ताकि क्या रहे, ये एनर्जी फ्लो ढंग से मेंटेन रहे, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहे, जो चेक बना हुआ रहे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो अब इसी प्रेडेशन के अगेंस्ट अलग अलग प्रे ने क्या कर लिया है, क्रिएट डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट कर लिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहली डिफेंसिव मैकेनिज्म डिस्कस करना।
देखो अलग अलग मैकेनिज्म है। तो पहला मैकेनिज्म क्या है, कैमोफ्लेज। भैया दिखो ही मत प्रे को, हमारे बैकग्राउंड में ही छुप जाओ। तो ये क्या हुआ, एक मैकेनिज्म है प्रीडेटर से बचने का। दूसरा मैकेनिज्म जो है मोनार्क बटरफ्लाई का। अब इसने क्या किया, मोनार्क बटरफ्लाई ने जब ये कैटरपिलर स्टेज में थी, उसने बहुत सारे जहरीले क्या खा लिए, पत्तियां खा लिया, वीड्स खा ली। तो उससे ये हुआ, इसके बॉडी में क्या जहर इकट्ठा हो गया, जहर इकट्ठा हो गया। अब अगर गलती से किसी एक प्रे ने प्रेडेटर ने इसको खा लिया और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो बाकी सारे प्रेडेटर को पता चल गया भैया इसको नहीं खाना है। तो ये क्या हुआ, एक तो डिस्टेस्टफुल भी होता है, टेस्ट में भी खराब रहता है, और दूसरा उसने जहर इकट्ठा कर लिया है। तो भैया ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज क्या है, डेंजरस। हुआ क्लियर? तो वही लिखा है। तो बटरफ्लाई ने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया अपने बॉडी के अंदर। जनरली 25% जो है वो इसी तरीके से आप अलग अलग मैकेनिज्म ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद आते हैं, कुछ होते हैं फाइटोफेगस प्लांट। फाइटो मतलब क्या, पहले देखो, फेगस मतलब खाना, फाइटो मतलब क्या, पेड़ पौधों को खाने वाले जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोफेगस। ठीक है। अब उन प्लांट्स ने भी उन कीड़े मकोड़ों से या उन ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए अलग अलग क्या कर लिए, मेथड इवॉल्व कर लिए। जैसे मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मतलब जो फिजिकली दिखे, जैसे स्पाइन हो गया, थॉर्न हो गया, क्योंकि उनको पता है अरे ये इंसेक्ट्स या फिर अरे ये ऑर्गेनिज्म हमको खा जाएंगे, मतलब बेसिकली हर्बीवोर से बचने का तरीका। तो क्या कर लिया उन्होंने, स्पाइन बना लिए, थॉर्न्स बना लिए। अब ये अलग बात है कि जैसे जैसे जो हमारे प्रे हैं वो इवॉल्व होते हैं तो साथ में प्रेडेटर भी को इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं केमिकल डिफेंस। तो केमिकल डिफेंस कैसे कर सकते हैं भाई, जहर को इकट्ठा कर लो, कुछ केमिकल्स को इकट्ठा कर लो। जैसे कैलोट्रोपिस प्लांट ने क्या है, अपने अंदर एक कौन सा केमिकल, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस को इकट्ठा कर लिया। अब अगर गलती से किसी कैटल ने, मतलब हर्बीवोर ने उसको खा लिया, तो पहले तो वॉमिटिंग, नॉजिया, उसके बाद उल्टी हो जाएगी और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है, कोमा में जाके डेथ भी हो सकती है। तो जब ये सपोज एक जानवर ने खा लिया, उसको पता चल गया भैया इसको नहीं खाना है, तो एक तरीके से वो प्लांट ने खुद को बचा ही लिया ना। चलो अब मूव करते हैं आगे। तो ये था पहला रिलेशन जिसका नाम है प्रेडेशन। दूसरा रिलेशन जिसमें तुम सब लोग हो और हम लोग भी तुमको इसी रिलेशन में सक्सीड करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, कंपटीशन। क्यों कंपटीशन, रिसोर्सेज है इतने सारे, सबको वही रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या होगा, साथ दोनों ऑर्गेनिज्म किसमें चल रहे, थोड़ा थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या है, सिमिलर रिसोर्सेज है। कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, मतलब स्पीशीज के अंदर भी हो सकता है, और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, दो स्पीशीज के बीच में। जैसे मैंने प्रेडेटर में एग्जांपल बताया था, हिरण उतने ही है, खाने वाला कौन कौन है, तुम्हारा टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है। तो ये सब क्या हुआ, दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है सेम रिसोर्स के लिए। ठीक है। तो अब इसके लिए होता क्या है, इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गॉस, थोड़ी देर में बताऊंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर रिसोर्सेज सेम है और जो दो स्पीशीज है जो कंपीट करे, या दो ऑर्गेनिज्म है जो कंपीट करे, तो होगा ये जो स्ट्रॉन्गर वाला है वो सर्वाइव कर जाएगा और जो वीकर वाला है वो हट ही जाएगा। नहीं, अब हमको पता है ऐसा नहीं होता, दोनों क्या करेंगे, साथ में को इवॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो, तो क्या होता है कंपटीशन, जहां पे सेम रिसोर्सेज है, लिमिटिंग है। अब जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया तुम्हारे बुक में, जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो और वहां की जो लोकल फिशेज है उनका खाना सेम है। क्या खाना सेम है, जू प्लैंकटन सेम है। तो उसी के लिए वो क्या कर रही है, फाइट कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपटीशन। तो उसमें से अब ये गॉस का प्रिंसिपल आया कि जिसमें से जो फिट रहेगा, जिसका इंट्रिंसिक फैक्टर अच्छा रहेगा, सिग्निफिकेंटली लोअर रहेगा, वो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा वाला तो गायब ही हो जाएगा। पर अब हमको पता है ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसी को किसके अंडर कंप्लीट मतलब बताया है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। सिमिलर एग्जांपल उन्होंने कॉम्पिटिटिव रिलीज का दिया है, हर्बीवोर के बीच में जो प्लांट अपेयर होता है, अलग अलग एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। ठीक है। तो वही अलग अलग तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब उन्होंने गॉस प्रिंसिपल में क्या बोला है, स्पीशीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म। अब यह चीज हमको पता है, गॉस ने तब बोला था कि अगर दो स्पीशीज है एक रिसोर्स के लिए फाइट करिए तो स्ट्रॉन्गर वाली रहेगी, वीकर वाली हट जाएगी। पर नहीं, क्या होता है, दोनों को एग्जिस्टेंस प्रमोट करती है, दोनों को इवॉल्व होंगी। हो सकता है वो फीडिंग पैटर्न चेंज कर ले, हैबिटेट पैटर्न चेंज कर ले, कोई ना कोई पैटर्न चेंज कर लेंगे, और साथ में या फिर रिसोर्स क्या कर लेंगी, पार्ट कर लेंगी। भाई इतना एरिया तेरा, इतना एरिया मेरा, इस एरिया में जो आएगा हिरण वो मैं खाऊंगा, उस एरिया में जो आएगा वो तेरा हुआ। ठीक है। तो इसको
क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टनरिंग या फिर को एग्जिस्टेंट के तरीके ढूंढता है, रादर देन क्या, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब हट ही गया, हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में एक्सटिंक्ट भी हो जाए, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब था तीसरा रिलेशन जिसका नाम है पैरासिटिज्म। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप है जिसमें एक को है फायदा, दूसरे को है नुकसान। नुकसान किसको है, होस्ट को नुकसान है। क्यों, उसका न्यूट्रिशन भी जा रहा है, शेल्टर भी जा रहा है, और जो पैरासाइट है वो क्या कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन भी निकाल रहा है और शेल्टर भी ले रहा है, ठीक है। अब पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर रहे और या उस ऑर्गेनिज्म के बाहर मिले, और एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर मिले। तो देखते हैं, सबसे पहले पैरासाइट क्या कर रहा है, फ्री लॉजिक कर रहा है, रह रहा है, खाना भी खा रहा है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। अच्छा, उसने क्या कर रखे, अपने अंदर मॉडिफिकेशन ला रखे, जैसे एडेसिव ऑर्गन या सकस पकड़ना है ना उसको, उसके ऊपर रहना है, तो पकड़ने के लिए उसने अपने अंदर क्या कर लेके मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। अब अगर पैरासाइट एंडोरा जो अंदर रहने वाला है, तो वो तो पूरा डाइजेस्टेड फूड ही खाने वाला है, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की तो जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या, उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाए, जो चीज की जरूरत नहीं वो पूरे सिस्टम को ही हटा दिया। अब अंदर जैसे सेंस ऑर्गन की भी जरूरत नहीं है, अंदर अंधेरा, ये दिखने क्या वाला है, जल्दी बताओ, मैं कौन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे हुआ तुम्हारी वर्म्स, राउंड वर्म, या फिर एक अपना प्रोटोजोन हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब बोलोगे मैम ये तो चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पर वर्म्स तो बड़े ऑर्गेनिज्म है ना, किंगडम एनिमेलिया में आता है। वो केरिया हो गई तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारे एस्कैरियस हो गई। अब इसको तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, जब डाइजेस्टिव फूड ही खाना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्या है, पर रिप्रोड्यूस करना है बहुत बड़े नंबर में, इसलिए उनका अगर एक सिस्टम लॉस है, मतलब एक सिस्टम हटा दिया है, तो दूसरा सिस्टम क्या है, हाईली मॉडिफाइड है, हाईली एडवांस है। एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक एक ट्रेमेटोड पैरासाइट है, ठीक है, और डिपेंड्स ऑन। अब अच्छा, एक और चीज, जो पैरासाइट है जरूरी नहीं कि एक ही होस्ट रहे, दो होस्ट भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि लिवर फ्लूक है, वो दो पैरासाइट पे डिपेंड करता है हमारे आने तक के पहले, कौन कौन सा, स्नेल और फिश। सिमिलरली तुमने मलेरिया कॉजिंग जो पैथोजन है जिस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम, वो भी पढ़ा होगा, उसके भी दो होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन होस्ट और एक होता है मॉस्किटो होस्ट जो अनफॉर्चुनेटली वेक्टर भी है, ठीक है। अब देखो, तो ये सब क्या था तुम्हारे पैरासाइट के बारे में। भाई मैंने बताया एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर है, जैसे टिक्स हो गया, डॉग्स के ऊपर टिक्स हो गया, ह्यूमन पे लाइस हो गया, या फिर प्लांट में कस्क्यूटा हो गया जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, है ना। उसने अपने फोटोसिंथेसिस करने की पावर खो दी है, तो बस वो क्या करती है, चढ़ती रहती है और दूसरे प्लांट का पूरा जो फ्लोएम में फूड घूम रहा है, जाइलम का फूड घूम रहा है, पूरा एब्जॉर्ब करके खुद खा लेती है, ठीक है। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर है। अच्छा, एक और है तुम्हारा ब्रूड पैरासिटिज्म, ये अलग पॉइंट है, तुम्हारी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म ऐसा पैरासिटिज्म है जो एक स्पीशीज शो कर रही है कि उसको इंक्यूबेशन नहीं करना है, तो उसने अपने अंडे जाके दूसरे के नेस्ट में डाल दिए। क्यों, क्योंकि दोनों के अंडे टाइम के साथ वो अंडे कैसे इवॉल्व हो गए, मॉर्फोलॉजिकली वो दूसरी स्पीशीज के अंडे की तरह दिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासाइट बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट, क्यों, क्योंकि उसको खुद को इंक्यूबेट नहीं करना है, तो वो बोल रही है कि कोई और इंक्यूबेट करवाएगा, जैसे कोयल हो गई। तो कोयल और जो क्रो के अंडे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा बेचारे कौए को कि भैया कोयल के अंडे कौन से हैं, मेरे अंडे कौन से, वो तो दोनों को बैठ के इंक्यूबेट करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, सिर्फ इंक्यूबेशन के लिए एक स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज में अपने अंडे डाल दिए और बोला कि अब तुम ही इंक्यूबेट करो। चौथा टाइप का जो रिलेशनशिप तुम्हारी बुक में मेंशन है उसका नाम क्या है, कमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीशीज को फायदा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक ऑर्किड का, या फिर ये जो क्या है एक एपीफाइट है जो मैंगो ब्रांच पे ग्रो हो रहा है। अब वो ग्रो हो रहा है ताकि उसको ज्यादा सनलाइट मिले क्योंकि वो नीचे था। अब इसमें मैंगो प्लांट को या हाई ट्रीज को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, ना फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि वो तो सिर्फ चढ़ रहा है ना, उसका न्यूट्रिशन तो नहीं ले रहा। अब बोल सकते मैम पर ये एक टाइप का पैरासाइट तो वो शेल्टर ले रहा है। देखो शेल्टर नहीं ले रहा है, वो सहारा ले रहा है, दोनों पोर्शन अलग है। शेल्टर ले रहा है मतलब आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है ऑर्किड प्लांट का। वो बोलेगा भैया मेरे को कोई भी लंबा ट्री चाहिए जिस जहां तक उसकी सनलाइट जाए, मैं उसके ऊपर चढ़ के सनलाइट ले लूंगा। आई बात समझ में। तो ये कैसा हुआ, एक रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को है फायदा, जैसे हो गया ऑर्किड, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा एग्जांपल हुआ तुम्हारा जब कैटल जब ग्रेस करने जाती है तो जब पैर देती तो वहां से क्या निकलते हैं, इंसेक्ट्स निकलते हैं। उसको कौन खा लेता है, चिड़िया, ईग्रेट खा लेती है, जिसको कैटल ईग्रेट ही बोलते हैं। तो अब बताओ इससे गाय को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो अगर ईग्रेट हो तो भी वैसी चल रही थी, ना हो तो भी वैसी चल रही थी। फायदा किसको हुआ, ईग्रेट को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, सी एनिमोन
एनेमोन जिसकी क्या होती है, स्टिंगिंग रे होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। अब उसमें आगे कौन छुप जाती है, क्लाउन फिश। सी एनेमोन को क्लाउन फिश से कोई मतलब नहीं, ठीक है, पर क्लाउन फिश का जो प्रेडेटर है वो जरूर सी एनेमोन को हार्म कर सकता है। तो सी एनेमोन जैसे ही अगर वो जो प्रेडेटर आ गया तो सी एनेमोन उसको मार देगा। तो अब जो क्लाउन फिश छुपने के लिए कहाँ आ गई, सी एनेमोन के पास। इसके पीछे पीछे इसका कौन आया, प्रेडेटर आया। उसने बोला अरे यार ये तो इसमें छुप गई, इसको तो मार ही नहीं सकते क्योंकि यही मेरे लिए हार्मफुल है। तो अब बताओ, सी एनेमोन तो नॉर्मली अगर क्लाउनफिश होती भी नहीं वहां पे, अगर उसका प्रेडेटर आ भी जाता तो भी वो अपना स्टिंग करके उसको मार देता। पर इससे फायदा किसको हो रहा है, सिर्फ क्लाउनफिश को। सी एनेमोन को कुछ फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपना नॉर्मल डेली रूटीन में ऐसे ही कर रहा है। आखिरी रिलेशनशिप जो तुम्हारी बुक में मेंशन है उसका नाम क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल तरीके से, है ना, कि तुम कुछ दो बदले में मैं तुम्हें कुछ देता हूं, ऐसा वाला रिलेशनशिप। अब देखो तो क्या है, ये इंटरैक्शन है जो दोनों को बेनिफिट पहुंचा रहा है या फिर दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान कब पहुंचा सकता है, जब दोनों ऑब्लिगेटरी वे में फंसे हुए हो, मतलब दोनों एकदम हाईली इंटरडिपेंडेंट हो चुके हो, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ फिग और वैस्प का। चलो आते हैं, तो ये किसके बीच में होता है, इंटरैक्टिंग स्पीशीज। एग्जाम्पल क्या है म्यूचुअलिज्म का, लाइकेन। लाइकेन होता क्या है, बेसिकली एक फंगस, और फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, जहां पे फंजा है उसको सारे न्यूट्रिशन मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, और वो रिटर्न में जो एल्गी है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, माइकोराइजा का। माइकोराइजा रहता कहाँ है, प्लांट्स की रूट्स में। क्या देता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है, डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है, और उसके बाद उसको टॉलरेंट बनाता है उस प्लांट को, किससे, ड्रॉट से, और उसके बाद हमारे जितने भी सैलिनिटी से। उसके बदले में वो प्लांट क्या दे रहा है, पूरा फूड बनाया उठा के दे रहा है। अच्छा, हमेशा ये जो तो म्यूचुअलिस्ट रहते हैं ना, दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, साथ में को इवॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया को इवॉल्व तो कर रहे, ठीक है, पर अगर ये रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी वे में आ गया कि नहीं अब दोनों एक हाईली डिपेंड हो गए, तो फिर क्या होगा, फिर तो भैया अगर एक को हटाया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसी को तो को एक्सटेंशन बोलते हैं, जो किसमें आता है, इसके पहले वाले चैप्टर में, सॉरी पहले नहीं, दूसरे वाले चैप्टर में आएगा, तुमने पढ़ा था जो इवल क्वाड्रेंट में पढ़ोगे, ठीक है। चलो तो फिर फिग एंड वैस, जिसमें क्या आता है, ओवी पोजीशन। अब बताओ फिग एंड वैस में होता क्या है, जो फिग है, जो अंजीर का पौधा है, उसने अपना ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है कि वहां आके कौन अंडे दे सकता है, वैस अंडे दे सकता है। तो वैस जब ढूंढ रहा है जगह के लिए, जब एग लेइंग ओवी पोजीशन के लिए जगह ढूंढ रहा है, उसी टाइम पे उसने क्या कर दिया, पॉलिनेशन करवा दिया। अब पॉलिनेशन का रिजल्ट हो गया, फिग को फायदा हो गया। उसने पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन गया, सीड बन गया। तो उसने अब उसको क्या कराना है, एक और काम, सीड डिस्पोजल कराना है। तो उसने कुछ अपने जो फ्रूट्स है वो ऑफर कर दिया, किसको, वैस्प को, कि भैया तुम खा लो इसको, यहीं पे अंडे दे लो, जब तुम्हारे लार्वे निकलेंगे तो वो इसी को फ्रूट खा लेंगे। पर इस तरीके से वो पॉलिनेशन भी करा रहा है, और जब वो फ्रूट खा के वो क्या करेंगे, उसका सीड डिस्पर्स करेंगे ना, तो सीड डिस्पर्जल में भी मदद कर रहा है। तो वैस्प पूरी तरह डिपेंडेंट है फिग पे, फिग पूरी तरह डिपेंडेंट है वैस्प पे। इतना हुआ क्लियर। अब वही एक और एग्जांपल दिया है जैसे ऑर्किड्स का, ठीक है। अब ऑर्किड्स को कराना है पॉलिनेशन, पर उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि हमेशा म्यूचुअली एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करे। अब देखो ये ऑर्किड है बड़ा चालू, क्या किया उसने अपनी जो एक पत्ती है उसको किसकी तरह बना दिया, फीमेल बी की तरह साइज में बना दिया, ठीक है। मतलब ये कैसा कर रहा है, एक सेक्सुअल डिसाइड कर रहा है। मतलब उसको जब अब मेल हनी बी घूमती हुई गई, उसने देखा अरे वहां पे तो फीमेल हनी बी है रखी हुई, मतलब बैठी हुई है, चलो जाके क्या करे, कॉपुलेशन। पर एक्चुअल में वो हनी भी है क्या, नहीं भैया, वो तो फूल की एक पत्ती है, मतलब पेटल है। तो इसमें अब बताओ, इसमें हनी बी को कुछ ऑफर हो रहा है, लिटरली देखा जाए तो कुछ ऑफर नहीं हो रहा, बट इसमें फायदा किसका हो रहा है, ऑर्किड का, पॉलिनेशन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूडो कॉपुलेशन, जिसमें क्या हुआ, ऑर्किड ने एक पेटल को किसकी तरह डिसाइड कर दिया, किसकी तरह दिखाने लगा, फीमेल हनी बी की तरह। उसकी वजह से मेल हनी बी अट्रैक्ट हो गया और वो क्या करने लगा, कॉपुलेशन। अब मेल हनी बी को लग रहा है कि कॉपुलेशन हो रहा है, पर एक्चुअल में हो रहा है क्या, नहीं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं हमेशा म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ ऑफर करें, कभी कभी उल्लू भी बना देते हैं, जैसे ऑर्किड ने बनाया, किसको, मेल हनी बी को। हुआ इतना क्लियर। अब ये सारा, इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो जल्दी से वेबसाइट पे जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करके ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, और उसके बाद चैप्टर सिलेक्ट करो, और बस सुनना शुरू करो। और टाइम नहीं है, पढ़ना शुरू करो, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाली है, तो बने रहना है मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक टेक केयर, गुड डे।